किसी गांव में शिखा और विनीता नाम की दो बहनें अपनी मौसी के साथ रहती थी। उनकी मौसी काव्या एक लालची औरत थी। काव्या अपनी बेटी के साथ बड़े आलीशान कमरे में रहती थी, जबकि वो दोनों बहनों को घर के बाहर आंगन में सुलाया करती थी। ठंड के कारण अक्सर दोनों बहनों की तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर भी काव्या उनकी दवाई पर कभी पैसा खर्च नहीं करती। फिर कुछ समय बाद अपनी बेटी की एक अच्छे बड़े घर में शादी तय कर देती है। मौसी जी, कल दीदी की शादी है, हम दोनों दीदी के साथ स्टेज पर जाएंगे, हमें भी नए कपड़े खरीद कर दे दो। किसने कहा कि तुम दोनों कल मेरी बेटी के साथ रहोगी? तुम दोनों नौकरानियों की तरह सभी मेहमानों का ख्याल रखोगी। और रही बात नए कपड़ों की, मैं तुम्हारे ऊपर एक फूटी कौड़ी भी नहीं खर्च करने वाली। तुम्हारे पास जो फटे पुराने कपड़े हैं उन्हीं को कल पहन लेना। काव्या की बात सुनकर दोनों बहनें उदास हो जाती हैं। फिर अगले दिन शादी के समय दोनों बहनें नौकरानी की तरह सारे काम करने लगती हैं। सभी मेहमानों का खाना हो जाने के बाद आखिर में दोनों बहनों के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही खाना बचता है। हम दोनों ने सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत की है, अब हमें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा। सच में हमारी किस्मत बहुत बुरी है। तो उदास मत हो मेरी बहन, एक ना एक दिन हमारे जीवन में खुशियाँ जरूर आएंगी, बस हमें सही समय का इंतजार करना है। उसके बाद दोनों बहनें बचा हुआ खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन पड़ोस की एक औरत काव्या से मिलने आती है। तूने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब इन दोनों की भी शादी करके इन्हें विदा कर दे। तू पागल है क्या? मैं भला उनकी शादी क्यों करवाने लगी? मैंने दोनों की शादी करवाने का ठेका नहीं ले रखा है। ये तू कैसी बातें कर रही है? अगर तू दोनों की शादी नहीं करवाएगी तो उन दोनों का क्या होगा? मैंने अच्छी तरह सोच रखा है, मैं दोनों को जिंदगी भर अपने घर पर नौकरानी बनाकर रखूंगी और अपनी सेवा करवाऊंगी। देख, तूने अपनी बेटी को दहेज में जो गहने दिए हैं वो सारे गहने उन दोनों की माँ के थे। ऊपर से तू उन्हें एक अच्छी जिंदगी भी नहीं दे रही। सच में तू तो बड़ी धोखेबाज है। मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ठीक नहीं होगा। काव्या की बात सुनकर वो औरत मुंह बना लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दोनों बहनें सारी बातें सुन लेती हैं। हमारी मौसी तो बड़ी चालबाज है, वो आज तक हमें धोखा देती आई है। अगर हम यहाँ रुके तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तू ठीक कहती है, हमें इसी वक्त घर से निकल जाना चाहिए। हमें बड़ी सावधानी से यहाँ से निकलना होगा। अगर हमारी मौसी को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें कैद करके रखेगी। फिर दोनों बहनें रात होने का इंतजार करने लगती हैं। देखते ही देखते काव्या गहरी नींद में सो जाती है। ये मौका देखकर दोनों बहनें चुपचाप घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी अचानक किसी चीज की आवाज से काव्या की नींद खुल जाती है। काव्या को देख दोनों बहनें तेजी से भागने लगती हैं। ये देख काव्या डंडा उठाकर दोनों बहनों का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी अचानक सड़क पर मौजूद पत्थर से विनीता का पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ओह, मैं गिर गई, मेरी टांग टूट गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल जल्दी उठ, देख हमारी मौसी हमारे पीछे पड़ी है। नहीं नहीं, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तू भाग जा यहाँ से, वरना मेरे साथ तुझे भी मौसी की गुलामी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तुझे छोड़कर नहीं जा सकती मैं। पागल जैसी बातें मत कर, अगर तू यहाँ से भाग गई तो तू मुझे मौसी की कैद से आज़ाद करवा सकती है। देख, तुझे मेरी कसम है। फिर अपनी बहन की बात मानकर शिखा वहां से भाग निकलती है, लेकिन तभी काव्या विनीता को पकड़ लेती है और डंडे से उसकी पिटाई करती है। उसके बाद वो विनीता को घर के अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ भागते हुए शिखा शहर में पहुंच जाती है।
मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाना खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे कहीं ना कहीं काम ढूंढना होगा। उसके बाद शिखा जगह जगह जाकर काम मांगना शुरू कर देती है। फिर आखिरकार उसे तारा नाम की एक औरत की नौकरानी का काम मिल जाता है। तारा एक नेक औरत थी। वो शिखा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देती थी। सुनो शिखा, हमारे खेतों में तरबूज की फसल तैयार हो गई है। तुम जाकर ढेर सारे तरबूज लेकर आओ। उसके बाद शिखा खेत में तरबूज तोड़ने पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे चमकदार तरबूज दिखाई देता है। ये तरबूज तो बहुत ही अलग दिख रहा है। इसके अंदर से तेज रोशनी आ रही है। इसे देखकर मुझे डर लग रहा है। पता नहीं ये कैसा तरबूज है। तभी तरबूज के अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। सुनो लड़की, मैं एक परी हूँ। मैं इस तरबूज के अंदर कैद हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनते ही शिखा घबराकर पीछे हट जाती है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छी परी हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। किसी भी तरह इस तरबूज को काट कर मुझे आजाद करो। शिखा परी की बातों पर यकीन करके चाकू से तरबूज को काट देती है। अगले ही पल तरबूज के अंदर से खूबसूरत परी बाहर निकल आती है। मुझे आजाद करके तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तरबूज परी हूँ। मैं फलों की दुनिया में रहती थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे जानबूझकर तरबूज के अंदर कैद कर पृथ्वी पर फेंक दिया था। तुम्हें आजाद करके मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। तुमने मुझ पर एहसान किया है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसके बाद परी वहाँ मौजूद सभी तरबूजों को आपस में जोड़कर एक विशाल तरबूज घर तैयार कर देती है। उसके बाद परी तरबूज से बना एक लहंगा शिखा के शरीर पर प्रकट कर देती है। ये जादुई तरबूज के घर के अंदर जाते ही तुम जो भी हुक्म दोगी वो पल भर में पूरा हो जाएगा। तुम्हारे लिए ढेर सारे नौकर चाकर प्रकट होकर तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और ये जादुई तरबूज का लहंगा, ये तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे देगा और साथ ही हमेशा दुश्मनों से तुम्हारी रक्षा भी करेगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके अपनी बहन को उस चुड़ैल मौसी की कैद से आजाद करवाऊंगी। उसके बाद शिखा हवा में उड़ते हुए अपनी मौसी के घर चली जाती है। फिर वो अपनी मौसी की खूब पिटाई करती है और मार मार के उसे बुरी तरह घायल कर देती है। उसके बाद वो अपनी बहन विनीता को लेकर जादुई तरबूज के घर में चली जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी का रंग उदास सा था। उसकी दीवारें पुरानी और झुकी हुई थी। वहाँ रहते थे एक गरीब ससुराल। एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी अपने पति राजनाथ और 5 बहुओं के साथ रहती थी। लक्ष्मी के पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनकी तबीयत कभी अच्छी नहीं रहती थी। उनकी 5 बेटे शहर में काम करने गए हुए थे और घर में सिर्फ लक्ष्मी और उसकी बहुएं और पति थे। रात को बहुत ही ज्यादा ठंड थी। सब लोग कांप रहे थे। लक्ष्मी की एक बहू सीमा अपनी सास की तरफ देखते हुए कहती है, माँ जी, आपको तो बिल्कुल वहाँ पर गर्मी नहीं लग रही होगी ना? आप तो ठंड से बहुत कांप रही हैं। ये ठंड तो बहुत खतरनाक हो चुकी है। लक्ष्मी का चेहरा उदास था, पर उसने कुछ नहीं कहा। सभी बहुएं जो बिल्कुल खाली पेट थीं, अपने चेहरे पे उदासी छुपाए बैठी थी। मुझे बहुत भूख लगी है। ये ठंड तो हमें मार ही डालेगी। मुझे कुछ खाने को चाहिए। मेरे पेट में तो बहुत सारे चूहे दौड़ रहे हैं। अब मुझसे ये ठंड और भूख दोनों बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो रेनू, हमारे पास दिन गुजारने के अलावा कुछ नहीं है। जब ये ठंड कम हो जाएगी हम काम ढूंढने निकल जाएंगे। जब तक हमारे शहर से पति वापस नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
ससुराल की हालत बहुत खतरनाक थी। घर में न पैसे थे न खाने को कुछ था। सभी बस ठंड से बचने का सोच रहे थे। रात भर ठंडी हवा से झोपड़ी हिलती रहती थी और दरारों से बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा आने लगती थी। सभी लोग अपनी अपनी बाहों में अपने बदन को लिपेटकर सोते थे। एक रात जब हवा और ठंडी तेज हो गई थी, घर की पुरानी छत गिर गई। हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा, बस एक झोपड़ी थी, अब वो भी नहीं रही। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी चलिए जंगल चलते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ सुरक्षा मिल जाए और कुछ खाने को भी मिल जाए। सब ने अपना थोड़ा सा सामान उठाया और जंगल की तरफ चले गए। ठंड काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन सब ने अपने मन में हिम्मत रखी थी। जंगल पहुंचकर सब ने थोड़े से लकड़ी इकट्ठे किए और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वहां रहना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने जंगल की दूसरी परेशानी का सामना करना पड़ा, जंगल के जंगली जानवर का खौफ। माँ जी ये जंगल तो बहुत डरावना लगता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और कहीं और अपनी झोपड़ी बना लेनी चाहिए। देख बहू, जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इस वजह से हमें यहाँ थोड़ी गर्माहट मिल रही है। अगर हम वापस यहाँ से चले गए तो हमें ठंड का बहुत खतरनाक सामना करना पड़ेगा। अगले दिन पांचों बहुएं मिलकर गांव में मदद मांगने गई। गांव के लोगों को उनकी परेशानी बताई। देखो, हम सब तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, तुम सबके पास कुछ नहीं बचा, ना तुम्हारे पास घर है और ना तुम्हारे पति यहाँ पर है जो शहर में है। अभी तुम बस यहाँ भटक रहे हो। सब लोग, गांव के लोग तुम्हारी मदद कैसे करें? क्या पता तुम पैसे वापस ना लौटाओ। देखिए पैसे ना सही, हमें थोड़ा सा काम तो दे दीजिए, हम आपके घर के सारे काम करेंगे, उसमें आप हमें थोड़े पैसे दे सकते हो जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। गांव की एक औरत उनकी बात मान गई। उसने अपने घर में पांचों बहुओं को काम दिया। ठंड में पांचों बहुएं बहुत ही ज्यादा कांपते हुए काम करने लगती हैं। एक बहू ने पोछा और झाड़ू लगाया, एक बहू ने बर्तन धोए, एक बहू ने कपड़े धोए, एक बहू आंगन की सफाई की। अंत में उन लोगों को थोड़े से पैसे मिल गए। सबसे छोटी बहू ने उस घर की औरत के घर खाना बनाते हुए 2 रोटी अपने पास छुपा ली, लेकिन घर की मालकिन ने उसे देख लिया। क्यूरी, मैंने तुम लोगों की मदद की, लेकिन तुमने मेरे घर पर चोरी की। कहाँ है वो 2 रोटियां? बताओ मुझे, दिखाओ यहाँ पर। दीदी मैं तो बस ये अपने सास ससुर के लिए ले जा रही थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चलो तुम मुखिया के पास। सब लोग मिलकर मुखिया के पास गए। पांचों बहुएं, सास ससुर और वो औरत और गांव के कुछ लोग ठंड में एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े थे। माँ जी मैंने बस आपका और पिताजी का सोच के 2 रोटी उठा ली थी, मुझे माफ कर दीजिए, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम सब लोगों को पता नहीं इस गांव में एक खाने का दाना चोरी करना भी कितना बड़ा जुल्म है? तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम लोगों को इस गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। पहले ही हम लोग इतने दर्द और इस ठंड से गुजर रहे थे, लेकिन अब हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लग चुका है और लोगों ने हमें इस गांव से बेदखल कर दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? देखो मेरी बहू, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चलो जंगल के पास चलते हैं। जंगल में सब लोग एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी, सब लोगों के पेट खाली थे। लक्ष्मी के पति बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। ठंड में कांपते कांपते उनकी मौत हो गई। उनके मरने से पूरा परिवार टूट गया। सब लोगों ने मिलकर ससुर का अंतिम संस्कार किया। पहले ही मुश्किलें कम थी क्या, जो हमें और एक खतरनाक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। देखिए मम्मी जी, हिम्मत रखिए, हम हैं ना आपके पास, हम सब ना कुछ कर लेंगे। देखो मम्मी जी और मेरी प्यारी देवरानियों, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान ने अगर मुश्किलात दी है तो साथ में आसानी भी दी है।
हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी। बड़ी बहू की बातें सुनकर सबको एक हिम्मत से मिली। एक रात उन्होंने देखा कि जंगल से बहुत सारे फूलों की खुशबू आ रही है। पांचों बहुएं खुशबू का पीछा करते हुए एक बड़े से गार्डन के पास गई। वहाँ पर उन्होंने गुलाब को देखा, बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को देखा। गुलाब का फूल, कमल का फूल, हिबिस्कस का फूल, लेवेंडर फूल और सूरजमुखी फूल। परियों के इस फूलों के गार्डन में आपका स्वागत है। मैं एक बोलता गुलाब का फूल हूँ। परियों ने हमें यहाँ पे लोगों की मदद के लिए रखा गया है। मैं आपके परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं आपकी मदद करूँगा। एक बोलता गुलाब का फूल, ये जगह तो बहुत अजीब सी लग रही है। मुझे तो डर लग रहा है, साथ में थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही है कि कोई तो हमारी मदद कर रहा है। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग यहाँ से बहुत सारे फूल तोड़ो और अलग अलग फूलों के घर बनाओ जहाँ तुम लोग रह सकते हो। तुम लोगों को गर्माहट के साथ साथ खाना भी मिलेगा। गुलाब के फूल की बातें सुनकर पांचों बहुएं के मन में एक उम्मीद सी जाग गई। सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे अलग अलग फूल तोड़े। फिर पांचों बहुओं ने मिलकर 5 अलग अलग फूल के घर बनाए। गुलाब का फूल, कमल का फूल और सूरजमुखी, हिबिस्कस और लेवेंडर का। सब घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर सब ने मिलकर गुलाब के फूल के घर के अंदर गई। वहाँ उन्हें बहुत ज्यादा गर्माहट मिल रही थी। साथ में टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। सब लोगों ने मिलकर मजे से खाना खाया। देखा ना मम्मी जी, भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब हमारे दिन भी अच्छे होने वाले हैं। पांचों बहुएं और सास ने मिलकर ठंड का मौसम उन पांचों फूल के घरों में बिताया। फिर उसके बाद उनके पांचों पति वापस आ गए बहुत सारे पैसे लेकर। सब ने मिलकर एक बड़ा सा घर खरीदा और अपने पांचों पतियां और सास के साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। बहुत समय पहले परिदेश में संजना नाम की एक गरीब परी रहती थी। संजना परी को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से उसे कभी अपने पसंद का खाना नहीं मिलता था। ये क्या माँ, आज भी तुमने हमेशा की तरह वही रूखा सूखा खाना बनाया है? मैं रोज रोज ऐसा बेस्वाद खाना खाकर तंग आ गई हूँ। बेटी, तुझे तो हमारे घर की हालत पता है ना कि हम लोग कितने गरीब हैं। फिर भी तू घर की मजबूरी नहीं समझती और हमेशा मुझे ताना मारती है। मैं भी तुझे अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस गरीबी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मैं चाह कर भी तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाती। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। इतना कहकर संजना परी की माँ रोने लगती है। अपनी माँ को रोते देख संजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। आज के बाद मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। फिर एक दिन संजना परी अपनी सहेली कविता के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी उसे अपने क्लास में पढ़ने वाली निहारिका नाम की परी का घर दिखाई देता है। निहारिका परी के घर पर बहुत बड़ा मंडप लगा हुआ था। साथ ही वहाँ बहुत सारे मेहमानों की चहल पहल चल रही थी। अरे वाह, लगता है आज निहारिका के घर पर कोई पार्टी चालू है। खाने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। निहारिका तो हमारी क्लास में पढ़ती है। हम दोनों मजे से उसकी पार्टी में जाकर खाना खा सकते हैं। फिर वो दोनों चुपके से पार्टी में दाखिल हो जाते हैं और खाना लेकर चुपके से कोने में बैठकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक निहारिका परी उन दोनों को देख लेती है। तुम दोनों भिखारी परियों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप खाने की प्लेट बगल में रख दो,
इस तरह हम अमीरों की पार्टी में आकर खाना चुरा कर खाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमें माफ कर दो निहारिका, हमने अपनी जिंदगी में कभी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था, इसलिए हम दोनों अपने आप को नहीं रोक पाई। तुम दोनों ने मेरी पार्टी का मजा खराब कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद निहारिका अपनी सहेलियों के साथ मिलकर संजना और कविता की पिटाई करके दोनों को वहां से भगा देती है। उसके बाद बेचारी दोनों सहेलियां रोती हुई अपने घर चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक निहारिका परी की कॉलोनी के पास वाली नदी में बाढ़ आ जाती है। तेज पानी के बहाव की वजह से निहारिका परी का पूरा घर टूटकर बह जाता है, साथ ही उसके घर का सारा सामान भी पानी में साथ ही बह जाता है। पल भर में ही निहारिका और उसका परिवार बेघर हो जाते हैं। उस दिन से निहारिका परी अपने परिवार के साथ भूखी प्यासी सड़कों पर भटकने लगती है। दूसरी तरफ उसकी गरीब होते ही उसकी अमीर सहेलियां उससे रिश्ता तोड़ देती हैं। फिर एक दिन संजना परी की नजर निहारिका परी पर पड़ती है। निहारिका परी की बुरी हालत देख संजना को बहुत दुख होता है। संजना परी के पूछने पर निहारिका उसे अपने बुरे हालतों के बारे में बताकर रोने लगती है। उसके बाद संजना परी निहारिका परी और उसके परिवार वालों को अपने घर ले जाती है। देखो निहारिका, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए तुम्हें सही खाना नहीं खिला सकती। मेरे घर पर सिर्फ रोटी और प्याज है, अगर तुम चाहो तो ये खा सकती हो। निहारिका परी और उसके परिवार वाले बहुत भूखे थे। वो लोग फौरन रोटी और प्याज उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। सच में संजना, तुम्हारी दी हुई रोटी और प्याज बहुत स्वादिष्ट हैं। किसी ने सच ही कहा था कि बुरे वक्त में जो खाना हमारी भूख शांत करे वही दुनिया का सबसे अच्छा भोजन कहलाता है। उसके बाद संजना परी निहारिका और उसके परिवार वालों को पेट भर रोटियां खिलाकर उनकी भूख शांत करती है। मेरे बुरे वक्त में मेरी सभी अमीर सहेलियों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, मुझसे मुंह फेर लिया, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो संजना। उस दिन की गलती के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। संजना की उदारता देख निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। रमापुर नाम के गांव में आलिया नाम की एक लड़की अपनी सास और पति के साथ रहती थी। आलिया की सास कामिनी बहुत ही लालची और पेटू थी। वो अपनी बहू के हिस्से का भी खाना खुद खा जाती थी और बदले में उसे सिर्फ 2 रोटियां खिलाती थी। कामिनी 1 रुपए खर्च करने से भी पहले 1000 बार सोचती थी। घर में पानी का बिल आएगा, इस वजह से उसने नल भी नहीं लगवाया था। बेचारी आलिया को रोज दूर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था। इस तरह एक दिन आलिया कुएं से पानी भरकर घर लौट रही थी। तभी अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा लग जाता है। आलिया वही जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसके बाद अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर आलिया अपने पैर में बांध लेती है और किसी तरह लंगड़ाती हुई घर पहुंचती है। फिर अगले दिन आलिया अपने पति से पैसे मांगकर बाजार से एक सैंडल खरीद ले आती है। लेकिन आलिया के सैंडल खरीदने पर उसकी सास कामिनी उससे आग बबूला हो जाती है। अरे नालायक, तू मेरा घर बर्बाद करने पर क्यों तुली है? किससे पूछकर तूने ये सैंडल खरीदी? मम्मी जी, पिछले कई महीनों से मेरे पास एक जोड़ी चप्पल भी नहीं है। आज कुएं से पानी लाते वक्त मेरे पैर में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा लग गया था, इसीलिए मैंने गौरव से पैसे लेकर ये सैंडल खरीदी है।
अरे तेरे पैरों में कांच का टुकड़ा ही तो लगा था ना। इतनी मामूली बात पर तूने मेरे इतने पैसे खर्च कर दिए। ला ये सैंडल इधर दे, अब ये सैंडल मैं पहनूंगी। चल जा यहाँ से। और हाँ, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए तुझे 3 दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा जुल्म मत करिए। पहले ही आप मुझे दिन में सिर्फ 2 रोटी देती हैं। 3 दिन बिना खाए मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। तेरे मरने पर मेरी काफी बचत हो जाएगी। चल अब बकवास मत कर और जा यहाँ से। इस तरह कामिनी देवी ने कंजूसी की सारी हदें पार करी थी, जिसका खामियाजा उसकी बहू को भुगतना पड़ता था। दूसरी तरफ अपनी माँ के डर से आलिया का पति गौरव भी आलिया की मदद नहीं कर पाता था। फिर एक दिन आलिया से मिलने उसका छोटा भाई राजेश आता है। आलिया रसोई घर में जाकर अपने भाई के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। ये देख कामिनी का माथा गर्म हो जाता है। क्यों री नालायक, मुझसे पूछे बिना चाय नाश्ता तू किसके लिए बना रही है? मम्मी जी, आज मेरा भाई राजेश मुझसे मिलने आया है। मैं उसी के लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई कलेक्टर आया है। अरे वो 2 कौड़ी का तेरा भाई, उसके लिए तू मेरी इतनी महंगी चाय पत्ती और ये नाश्ता बर्बाद करेगी? चल हट यहाँ से, अपने भाई को सिर्फ पानी पिलाकर भगा दे। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, अगर मेरा भाई सुन लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सुनता है तो सुन ले, मुझे किसी के बाप का डर नहीं, समझ गई ना तू? अपनी सास का इतना बुरा बर्ताव देख आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ राजेश आ जाता है। दीदी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सास की सारी बातें सुन ली है। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। राजेश ये सब कह रहा था कि तभी वहाँ गौरव भी आ जाता है। जीजा जी, आपकी माँ बहुत ही चंडाल है। वो मेरी बहन को बहुत दुख देती है। मुझे पता है आप भी अपनी माँ से बहुत परेशान होंगे, इसीलिए आप दोनों इसी वक्त मेरे साथ चलिए। क्यों रे राजेश के बच्चे, तेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं और तू इन दोनों को यहाँ से ले जाना चाहता है? आखिर तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात क्या है ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आज सुबह ही मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। उसी की खुशखबरी देने मैं अपनी बहन के पास आया था। ये सुनते ही कामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तुरंत पाला बदल लेती है। क्या कहा? 1 करोड़ की लॉटरी? अरे राजेश बेटा, तुम खड़े क्यों हो? बैठो, अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। दीदी चलिए, जीजा जी यहाँ से चलते हैं। उसके बाद राजेश अपनी बहन और जीजा को लेकर अपने घर चला जाता है। इस तरह कंजूस कामिनी को उसके बर्ताव की सजा मिल जाती है और वो अकेले रहने पर मजबूर हो जाती है।